नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हम बचपन से यानी हमारी उम्र समझ वाली नहीं थी, तब से हमारे बुजुर्गों से कुछ बातें सुनते आए हैं। एक कहावत ऐसी है जो हमने बार बार सुनी है, वो लाइनें सुनी है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये बात हम बचपन से सुनते आए, लेकिन कभी देखिए अब दुनिया झुकती नहीं। दुनिया का मतलब दुनिया में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, बड़े बड़े कानून होते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट होते हैं, उनको भी कभी कभी झुकना पड़ता है। एक समय था हमारे देश पर ब्रिटेन राज्य करता था, ब्रिटिश अंग्रेज राज्य करते थे, सत्ता चलाते थे। 100 साल से ज़्यादा हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज था। हम गुलाम थे। और जिस देश की पॉपुलेशन 20-25 करोड़ नहीं थी, वो हमारे 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों पर सत्ता चलाते थे। क्यों चलाते थे? तो उन्होंने हमको झुकाया था। हम दुनिया थे। इस बड़े भारत नाम के देश, हिंदुस्तान नाम के देश की दुनिया ही हम थे। और हमारी तादाद कितनी थी? 50-60 करोड़ की थी। और उसमें से कुछ गिने चुने 40-50 हज़ार या समझो 2-4 लाख अंग्रेज यहाँ आकर रहते थे और हम पर राज करते थे। क्यों करते थे? वो हमको झुकाते थे। उसको कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि हम झुकने के लिए राजी थे। हम मेंटली गुलाम थे, लड़ने की हिम्मत गवा बैठे थे। लेकिन उससे ही हमारा स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हुआ। और हम बोलते हैं गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में ना गोली चलाई गई, ना पिस्टल चलाया गया, ना तलवार चलाई गई। सत्याग्रह या अलग अलग आंदोलन होते थे, संघर्ष होता था। और सामने बंदूक लेकर अंग्रेजों के सैनिक खड़े होते थे। लेकिन वो गोली चलाने वाली जो ब्रिटिश सत्ता थी, उसको भी झुकना पड़ा था जब हम हिम्मत जुटाकर खड़े हो गए। तो इसे कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और ब्रिटिश सत्ता कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ऐसा कहा जाता था अंग्रेजों की यानी ब्रिटिशों की सत्ता ऐसी थी। ये विलायत की जो महारानी होती थी, उसकी सत्ता इतनी दुनिया भर फैली थी कि सूरज इनकी साम्राज्य से कभी ओझल नहीं होता, ढलता नहीं सूरज। ब्रिटेन पर रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, और कहीं रहता है, अफ्रीका में रहता है। लेकिन वो ब्रिटिश सत्ता भी हिंदुस्तानियों के आंदोलन के सामने झुक गई। इसलिए कहते उस वक्त ब्रिटिश सत्ता बहुत बड़ी थी, लेकिन झुक गई। इसको कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये हम सुनते आए, लेकिन वो सिर्फ राजनीति में या इतिहास में देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसे उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं कि जो हम सही नज़रिए से देखें तो पता चलता है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से कोई आपकी कंपनी डुबाएगा, आपको दिवालिया बना सकता है। कोई इंसान आराम से बना सकता है। एक बड़ी अच्छी संस्था चल रही है, एक बड़ी कंपनी चल रही है, उसको भी डुबाने वाला कभी ना कभी आ जाता है। आज हम देखते, कल हम देखते थे एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन डूब गई। कैसे डूब गई? अपने आप नहीं डूबती, उसको कोई ना कोई डुबाने वाला होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संस्था हो, कंपनी हो या राजनीतिक पार्टी हो, वो भी डूबती है। हाँ,
उसको डुबाने वाला चाहिए, डुबाने वाला चाहिए। दोस्तों, हमारी उम्र तो अभी 75 साल से ज़्यादा हो गई है। हमने बहुत सारी पत्रकार बन के राजनीति होते होते देखी है, समझी है। 69 से लेकर आज तक मैं पत्रकार रहा हूँ, तो जो जो चुनाव हुए, राजनीति हुई, वो देखी है हमने 60 साल से ज़्यादा। तो एक समय था ऐसा, कहा जाता था कि भाई इस देश से कोई कांग्रेस को हरा नहीं सकता, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। और 57 से लेके 57 से लेके कांग्रेस को हराने की कोशिश हमने स्कूल टाइम से समझी और देखी है। 57 में हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि मराठी भाषिक एक स्टेट, राज्य होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त महाराष्ट्र का एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें कांग्रेस को हराने के लिए बाकी सब पार्टियां इकट्ठी हुई थी। वो मैं तो मानता हूं कि मेरी समझ से भारतीय इतिहास में वो सबसे पहला राजकीय गठबंधन था, संयुक्त महाराष्ट्र समिति, जिसमें हिंदू सभा, जनसंघ, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब मिलकर एक इकट्ठा हुए थे। मुझे याद जहां तक है, बाला साहब ठाकरे के पिता थे प्रबोधनकार ठाकरे, वो भी पत्रकार थे। उन्होंने उस समय बाबा साहब अंबेडकर का एक इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार लिया था। प्रबोधन नाम का एक पेपर चलाते थे बाला साहब ठाकरे के पिताजी, और उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र यानी मराठी भाषिक राज्य हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा साक्षात्कार, इंटरव्यू बाबा साहब अंबेडकर का लिया था। उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की पार्टी चलाते थे। तो सब पार्टियां इकट्ठी होकर अगर लड़े तो मराठी प्रांत हो सकता है, ऐसा प्रबोधनकार ने सोचा था, और इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का इंटरव्यू लिया था। तब बाबा साहब अंबेडकर ने पहली बार गठबंधन की आइडिया प्रबोधनकार ठाकरे के सामने पेश की थी। वो इंटरव्यू छपकर आया, और उसके बाद महाराष्ट्र में राज्य के आंदोलन के लिए गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने प्रबोधनकार को बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आपको मराठी भाषा का एक राज्य मिले, तो ये कांग्रेस वाले लबाड़ है, बदमाश है, वो तो आपको देने से रहे। जब तक आप इनको चुनाव में हार की टेस्ट नहीं चखाओगे, हार का स्वाद ये नहीं चखेंगे, तो कांग्रेस वाले आपको महाराष्ट्र राज्य नहीं देने वाले हैं। इसलिए सब छोटी मोटी पार्टियां इकट्ठा हो जाओ। और बाबा साहब अंबेडकर की ये सलाह थी कि जनता में एक विश्वास पैदा करो कि कांग्रेस भी हार सकती है। इसलिए अब अपनी विचारधारा जो है वो लपेटकर कोने में रख दो, और सब छोटी मोटी पार्टियां इकट्ठी हो जाओ, और कांग्रेस के खिलाफ एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करो, और जनता को दिखा दो कि अगर इनको हराना है तो इसलिए हमने अपनी विचारधारा भी अलग रखी है, तो जनता आपके साथ आ जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, और हारने के बाद ही आपको महाराष्ट्र का राज्य मिलेगा। और वो हुआ भी। कहने का मतलब ये कि ये हमने देखा है। उस वक्त तो मैं 8-10-12 साल का था मैं उस वक्त, लेकिन वो आंदोलन हमने देखा है। सब पार्टियां इकट्ठा हो गई थी कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन उसका एजेंडा सही था, इकट्ठा हो गए, और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। महाराष्ट्र में नहीं, उस वक्त आज का जो महाराष्ट्र है उसमें मराठवाड़ा, विदर्भ नहीं हुआ करता था। गुजरात का बड़ा हिस्सा और महाराष्ट्र का वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण वगैरह मिलकर उसको मुंबई बोला जाता था, मुंबई इलाका था। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस हार नहीं सकती। ये जो कथा थी, ये जो समझ थी, वो बाबा साहब अंबेडकर ने बदल दी, और गठबंधन की आइडिया बाबा साहब अंबेडकर ने पेश की थी, और वो पहला गठबंधन था जिसने कांग्रेस को हराया।
यानी कांग्रेस हार नहीं सकती, ये जो समझ थी वो किसने तोड़ी? हराने वाला गठबंधन बन गया। तो बात ये थी, कांग्रेस डूब नहीं सकती, कांग्रेस हार नहीं सकती, ये जो समझ थी वो गलत साबित हो गई। मतलब इतना है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि देश के किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी कि कांग्रेस को हराए। देश की बात छोड़ दो, ऑल इंडिया बात छोड़ दो, केरला में हुआ था 57 में ही, केरला में कांग्रेस को हराकर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की एक जॉइंट गवर्नमेंट बन गई थी। 67 में तो 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई। कहने का मतलब यह, फिर भी कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, ये समझ 2000 तक चलती रही, क्योंकि कोई दूसरी कांग्रेस से पंगा लेने वाली, लड़ाई करने वाली दूसरी ऑल इंडिया पार्टी नहीं थी। 1996 में पहली बार कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनी, मेजॉरिटी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बनी। और उसके बाद कांग्रेस हार सकती है, कांग्रेस को हरा सकते हैं, ये मतदाता के मन में पक्का हो गया और कांग्रेस की हालत खस्ता हो गई, बीजेपी बढ़ती गई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कांग्रेस हारेगी नहीं, कांग्रेस डूबेगी नहीं। ये जो मनोवस्था थी उससे हिंदू भारतीय समाज बाहर निकलते गया। लेकिन इसमें जितना योगदान हम नरेंद्र मोदी का मानते हैं, जिन्होंने 2014 में बीजेपी की कमान संभाली, बीजेपी की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली और 7 चुनाव के बाद लोकसभा में किसी एक पार्टी का बहुमत आ गया, इसका पूरा क्रेडिट मोदी को दिया जाता है और गलत भी नहीं है। लेकिन ये क्रेडिट अकेले नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। एक बात होती है दोस्तों, कोई लड़ाई हो, चुनाव हो, क्रिकेट की मैच हो, इसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जो जीतता है वो सिर्फ अपनी ताकत पर जीता, ऐसा भी मानना गलत होता है। और बहुत बार ये होता है कि जीतने वाला भी सामने वाले के गलती के कारण जीत जाता है। सामने वाले ने अगर गलती नहीं की होती तो इनकी जीत आसान नहीं होती। 2014 में 31% वोट लेकर मोदी जी ने बीजेपी के लिए बहुमत पाया, जीत कर दिखाया बहुमत। तो उसका क्रेडिट सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं हो सकता। एनडीए की छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके साथी है, घटक दल है, उनका भी वो क्रेडिट है, लेकिन उतना ही क्रेडिट राहुल गांधी को देना पड़ता है। एक तरीके से या एक तरफ नरेंद्र मोदी बीजेपी को बहुमत की पार्टी बनाना चाहते थे, मेजॉरिटी लाना चाहते थे, और दूसरी तरफ उनसे बहुत बड़ा सहयोग राहुल गांधी भी कर रहे थे। स्वदेश को आज़ादी मिलने के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको धूल चटाने की कोशिश खुद राहुल गांधी पार्टी के अंदर रहकर कर रहे थे, तो उसका भी कुछ लाभ बीजेपी और मोदी को मिला है। इसका इनकार हम नहीं कर सकते, यह हमें समझना जरूरी है, यह समझना हमें जरूरी है। आपको याद होगा उस वक्त एक कोई अध्यादेश था जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, ये पागलपन है बोलकर। यानी अपनी ही गवर्नमेंट की चौराहे पर बेइज्जती खुद राहुल गांधी कर रहे थे, मन में आए तो बकवास करते थे, जिससे कांग्रेस के वोट खिसकते जा रहे थे, उसका फायदा मोदी जी उठाते जा रहे थे। आज जो कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत है, लगातार दो बार कांग्रेस लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हारी है। 206 सीटें थी 2009 में कांग्रेस की, 1984 में 415 सीटें थी। वो घटते घटते
2006 तक तो आ गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने 206 सीटों से कांग्रेस को 44 सीटों तक नीचे लाकर दिखाया। तो पार्टी डूबती है दोस्तों, राजनीतिक पार्टी भी डूबती है। हाँ, डुबाने वाला चाहिए। पार्टी खड़ा कोई भी कर सकता है, जो मेहनत करता है उसकी पार्टी हो, कंपनी हो, जोर शोर से खड़ी होगी। अनिल अंबानी को वही विरासत मिली जो विरासत मुकेश अंबानी को अपने पिता से मिली थी। धीरूभाई का निधन होने के बाद धीरूभाई की जो विरासत थी 2 भाइयों में आधी आधी बांटी गई थी, लेकिन आज जितनी विरासत मिली थी उससे उठाकर मुकेश अंबानी देश का टॉप मोस्ट उद्योगपति बन गया, और आधी विरासत लेकर वो भी विरासत अनिल अंबानी ने डुबो दी, दिवालिया बन गए। तो ये समझना जरूरी है, धीरूभाई की विरासत कोई खत्म नहीं कर सकता, ये बोलना आसान है, लेकिन वो संभाल कर रखना उससे भी बड़ी मुश्किल बात होती है, जो मुकेश अंबानी ने करके दिखाई है। तो कांग्रेस पार्टी जो नेहरू से इंदिरा जी को विरासत में मिली, इंदिरा जी से राजीव को विरासत में मिली थी, वो सोनिया गांधी ने अपने बेटे को देने की कोशिश की, उसने पार्टी डुबा कर दिखा दी। कांग्रेस को किसी बाहर के कोई इंसान ने डुबाया या हराया नहीं है। कांग्रेस कैसे हारेगी, कैसे डूबेगी, इसकी लगातार कोशिश राहुल गांधी करते आए हैं। और जितने कोई उनके मदद के लिए आ जाए, एक बात होती है ना, कोई बैंक में आपका खाता है और उस पर बहुत सारा डेबिट अकाउंट है, आपके सर पर कर्जा है, आप कहां से भी लोन लाकर उस बैंक में डाल लोगे तो वो उस कर्जे के खाते में जाएगा और बैलेंस कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ऐसी बात है। उनकी माताजी, उनके कांग्रेस के बाकी सारे सहकारी सहयोगी है, वो मदद करना चाहते, लेकिन वो जितनी मेहनत करेंगे उसको राहुल गांधी मिट्टी में मिला देते हैं। तो पार्टी भी डूबती है, राजनीतिक पार्टी डूबती है, बस डुबाने वाला चाहिए। जो दिल्ली में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर करके दिखाया, वो हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने करके दिखाया। बड़ी मेहनत से इनके पिताजी ने, बाला साहब ने, एक महाराष्ट्र में एक नई पार्टी बनाई और 50-45 साल मेहनत करके खड़ी कर दी। कांग्रेस से टक्कर लेने वाली, सब पार्टियों से टक्कर लेने वाली एक बढ़िया पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने, यानी बेटे ने और पोते ने मिलकर वो पार्टी डुबा कर दिखाई है। तो इसलिए हम जो बचपन से सुनते आए कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बिल्कुल वही बात किसी कंपनी, संस्था या पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी डूब सकती है। हाँ, उसको डुबाने वाला नेता मिलना चाहिए। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।